नमस्कार यूएसएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। 1921 से 1927 के बीच एक पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनी थी जिसको एडविन लुटियंस ने बनाया था और उसका जो आर्किटेक्चर है वो एक वेस्टर्न स्टाइल पे, वेस्टर्न पैटर्न पर निर्भर था। लेकिन 2019 में यानी आफ्टर गैप ऑफ 96 ईयर सोचा गया कि एक और पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया जाए, बिकॉज जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें कुछ क्रैक्स नज़र आए, वो अर्थक्वेक प्रूफ नहीं था। इस वजह से एक न्यू बिल्डिंग बनी। इस न्यू बिल्डिंग को बनाते समय 2-3 बातें ख्याल में रखा गया, क्योंकि ल्यूटन ने जो पार्लियामेंट इरेक्ट किया था उन्होंने ब्रिटिश मॉडल पे उसको निर्धारित किया था, बेस किया था। हमने अब जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है वो इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है। इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन की जब बात करें हम, तो याद आया कि हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि नागपुर के एक कलाकार ने वहाँ पर इंटीरियर डेकोरेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है और ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के जो कल्चर्स है, ट्रेडिशंस है, सिविलाइजेशन है, संस्कृति है, इन सब को एग्जिबिट करने की कोशिश की। कितना सफल रहा है ये, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसलिए आज हमने हमारे स्टूडियो में बुलाया मिसेस रमनी येलापंतुला, जो कि एक आर्टिस्ट है ही, साथ साथ में एक ट्रेनर भी है और आर्ट्स को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। धन्यवाद आपका। मैडम, सबसे पहले ये बताइए कि ये हुआ कैसे, ये कंसेप्ट कहाँ से आपके दिमाग में कि डॉल्स बनाना चाहिए? मेरी माँ एक्चुअली इंस्पिरेशन है मेरे लिए। वो बनाते थे, कपड़े की गुड़िया बनाते थे जिसमें कॉटन स्टफ करके बनाया जाता था और तभी चेहरे रेडीमेड मिलते थे कपड़े के। मगर मैंने देखा था वो मैले हो जाते थे। तो माँ जब एक मातृ सेवा संघ करके रिहैबिलिटेशन सेंटर है बर्डी में, तो वहाँ के लड़कियों को सिखाने के लिए जाती थी, मगर उनको मराठी नहीं आता था, इसलिए वो अच्छे से नहीं उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। इसलिए मैं उनको असिस्ट करती थी कि उनको मराठी में समझा सकूं। अच्छा। तो पर तभी मुझे यह महसूस हुआ कि नहीं, मुझे डॉल सीखना चाहिए, तब मैं उनको ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। बराबर। तो धीरे धीरे फिर लगा कि मैं सीखूं, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि कपड़े मैले हो जाते थे। और एक बार फिर हमने पेपर मैश का एक टीवी में ही ऐसे देखा था, पपेट शो कि किस तरह पपेट इंडस्ट्री का पूरा उन्होंने दिखाया था। तो तभी ऐसा पता चला कि इसको हम पेपर मैश से भी बना सकते हैं करके। फिर हमने ट्राई किया। माँ जब वो गांव में उन लोग मेथी के दाने भिगा के कागज को कूट के वो टोकनियों पे वगैरह लगा के उसको पेंटिंग वगैरह करते थे, तो थोड़ा आइडिया था उनको कि पेपर मैश ही कैसे बनाते हैं। तो हमने पहले इनिशियली पेपर मैश वैसे ही बनाते थे, जैसे कागज को भिगा के उसमें मेथी का गम के लिए जैसे मेथी के दाने यूज करते थे। तो वो डाल के हमने पहली बार एक डॉल बनाया था। तो अच्छा आया, बहुत हल्का आया और काफी अच्छा लगा। यानी हम उसको अच्छी तरह शेप दे सकते हैं ऐसा लग रहा था। चेहरा भी हम लोग खुद बना सकते थे जैसे चाहिए वैसे, क्योंकि रेडीमेड के चेहरे जो मिलते थे वो एक ही टाइप के थे। नहीं रखा आपने? सांचा नहीं था, पूरी चीज जो है हाथ से बनाते थे, उसके हाथ, फिंगर्स वगैरह। तभी इतना फिनिशिंग नहीं था, मगर हुआ यूँ कि एक मेरे अंकल थे जो नॉर्वे में थे, तो वो एक बार हमको विजिट किए थे और उन्होंने ये डॉल्स देखा, उन्हें बहुत अच्छे लगे। तो ये डॉल्स के फोटोग्राफ्स वो नॉर्वे लेकर गए और वहाँ आर्ट क्लब में उन्होंने देखा है। तो उनको वहाँ बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया टू डिपिक्ट पूरा इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर का। तो तभी बैठ के 2 महीना रात दिन बैठ के मैं, ये कब की बात है? ये 88 की बात है सर। अच्छा। तो आज वो फिर से काम आया पार्लियामेंट में? जी बिल्कुल। 1988 में हमने पूरा यानी माइथोलॉजी से लेके हिस्ट्री और काफ़ी सब्जेक्ट्स हमने उसमें कवर किए थे और 400 से लेके 450 डॉल्स हमने 2.5-3 महीने में कंप्लीट किए थे। तो वो जो हम लेकर गए, एक ही एग्जीबिशन था पहले जो उन्होंने स्पॉन्सर किया था, ये बर्गन में था। तभी उन्होंने जो एग्जीबिशन रखा, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि इसका किस तरह से वैल्यू रखें। वो उन्होंने कंपलसरी बताया था कि इसे आपको सेल करना होगा, क्योंकि लोग जब देखेंगे तो दे वांट टू पोजेस समथिंग, कि वो कुछ अपने पास रखना चाहते हैं,
एग्जीबिशन में देखे, तो उसका कैसे कॉस्टिंग निकाले, तो उन्होंने थोड़ा हेल्प किया वहाँ पे किस तरह से रहता है, तभी उसकी कॉस्ट उन्होंने 4,000-5,000 रुपए एक डॉल का, ऐसे 88 की बात है, तभी उसका कॉस्ट उतना रखा था। बट इज इट वर्थ कि इतना आपने मेहनत की, वो आपको लगता है कि सही दाम मिल रहा है आपको? जी जी सही था, तभी तो हमको कुछ भी आइडिया नहीं था, इट वाज जस्ट अ हॉबी, और फर्स्ट टाइम मैंने तो सेल करने के हिसाब से लेकर नहीं गई थी, तो उसको एक एज ए कलेक्शन करके हमने बनाया था, और हम चाहते थे कि उसके और इंडिया में भी उसको डिस्प्ले करें, मगर वहाँ सेल करना पड़ा, और इतना अच्छा रिस्पांस था कि फुल 100% पूरा सेल हो गया वहाँ पे, और एक एग्जीबिशन में ही सेल हो गया, मगर उन्होंने अलग अलग जगह पे और एग्जीबिशंस के लिए अरेंजमेंट भी किया, तभी उन्होंने कहा था कि बाकी लोग भी और देखना चाहते हैं दूसरे जगह, तो ऐसे मेरे ख्याल से 7-8 जगह उनका अलग अलग प्लेसेस में मुझे इंडियन फैमिलीज के साथ रखा गया, और वहाँ पे एग्जीबिशन के लिए पूरा। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत पहले की बात है, एंड आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, जो फिर मुझे लगा कि इसे मैं और आगे ले जा सकती हूँ। तभी तक इतना नहीं लगता था, कि मुझे बहुत ज़्यादा डॉल्स में भी रुचि नहीं थी, बट माँ बनाती थी, बस उनको हेल्प करने का यही एक उद्देश्य था। लेकिन मैडम, राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस जो अपना इंडिया का सबसे बिगेस्ट, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पर आपके एग्जिबिट्स को वहाँ पर सजाया गया है, तो हाउ डिड दिस हैपन? मतलब आपको पार्लियामेंट से जो पर्टिकुलर अथॉरिटीज हैं उन्होंने कांटेक्ट किया आपको, या फिर हाउ डिड दिस गो देयर? नहीं, पार्लियामेंट के अथॉरिटीज़ तो किसी ने नहीं किया, मगर शायद उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी को ये सब कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, या जो भी एजेंसी जिनको उन्होंने ये सब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उन्होंने हमको कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने कहाँ से लिया हम भी नहीं जानते, मैंने उनसे पूछा तो बोले हमने सोशल मीडिया से आपका लिया है, नेट से आपका हमें कॉन्टैक्ट मिला है करके, बाकी और कुछ आइडिया नहीं है, मगर मैं इसे बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट सोचती हूँ, क्योंकि भारत में लाखों कलाकार है और बहुत अच्छी कलाकृतियाँ बनाते हैं। इसलिए राउंड ऑफ अप्लॉज बोला मैंने कि इतने लाखों कलाकारों में से आपको चुना गया जी, और आपने अपने एग्जिबिट्स बहुत सुंदर तरीके से सजाए, यहाँ तक कि फिल्म स्टार हेमा मालिनी भी अट्रैक्ट हो गई थी और वहीं खड़े हो गई थी। जी जी बिल्कुल, वो तो और सोने पे सुहागा रहा जी, हेमा मालिनी जी का। एक्चुअली ये जो पूरा थीम था, कॉन्सेप्ट उनका ये था कि फोक कल्चर दर्शाना है, और हम चाहते हैं कि फोक डांसेस के थ्रू आप दिखाओ, तो फोक डांसेस किस तरह से लेना चाहिए, फोक डांसेस का आइडिया हमने दिया था, फिर किस तरह से कौन से फोक डांस इसमें इन्वॉल्व करने चाहिए, कौन से अच्छे दिखते हैं कॉस्ट्यूम वाइज, या उनके पोजेज, या कौन से फेमस हैं, तो ये सभी बहुत वर्कआउट करना पड़ा। इसके पीछे काफ़ी रिसर्च रहा जी, बहुत मेहनत भी हुई कि पहले उसको डिसाइड करें कि क्या डॉल्स हम वहाँ पे ले जाएं करके जी, फिर काफ़ी काम करके हमने उनको एक फ़ाइनल रिपोर्ट सबमिट किया, बाद में उन्होंने जब उसको फाइनलाइज किया फिर हम बनाना शुरू किए। इसके लिए हमें करीब 2-3 हफ्ते तो लग ही गए थे जी। ये सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने में, रिपोर्ट जी प्रोजेक्ट बनाने में। उसके बाद डॉल्स बनाने में कितना टाइम लग गया आपको? डॉल्स बनाने में कोई 3-4 महीने तो लगे थे, और वो भी हाँ, क्योंकि उनको जल्दी चाहिए था, ये नवंबर-दिसंबर तक के उनको कंप्लीट चाहिए थे, नवंबर तक के एक्चुअली। तो you could give it on time? We could give it on time। थोड़ा सा शायद 10-15 दिन लेट हुआ होगा, मगर हम लोग एक्स्ट्रा काम किए उसके ऊपर, रात दिन मेहनत किए। मेरी टीम ने भी मुझे पूरी तरह से सहयोग दिया, और मुझे लगा कि इतने सालों से जो उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं या जो स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरह उसको निभाया और हम कर सके बेसिकली। हर तरह से कोऑपरेशन मिला आपको, सक्सेसफुल। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कम से कम 65 डॉल्स मैडम के पास से 64 डॉल्स मैडम की तरफ से एक प्रकार से पार्लियामेंट हाउस को ये गिफ्ट दिया गया है, और आज भी एग्जिबिट होता है। और सबसे बड़ी बात है, नागपुर ने, मैडम ने अपने खुद का नाम न लेते हुए नागपुर डॉल्स के नाम से दिया, मतलब नागपुर को फेमस किया है पार्लियामेंट हाउस में। कितना समय लग जाता है? आपने कहा कि अराउंड 2 to 3 months लगता है ये सब बनाने में जी। मनी सब कुछ नहीं होता मैडम, कभी कभी एक सेटिस्फैक्शन नाम की चीज़ होती है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये एग्जीबिशंस के बाद, ये पार्लियामेंट हाउस में दिखाने के बाद आपका सेटिस्फैक्शन लेवल किस तरह रहा, व्हाट इंस्पायर्ड यू फर्दर?
सेटिस्फेक्शन का बात ऐसा है कि पहली बार कोई ऐसे पार्लियामेंट जैसे इंस्टीट्यूट में बड़ी जगह अपने नागपुर के डॉल्स, जो हमारी बनाई हुई डॉल्स, वहाँ पे आर्ट गैलरी में रखे गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, गर्व की बात है। और मुझे लगता है सारे नागपुर वासियों के लिए भी, क्योंकि नागपुर की कोई चीज़ यहाँ की हैंडीक्राफ्ट परमानेंटली डिस्प्ले होने वाली है। क्योंकि इतने कलाकारों में हमारा सिलेक्शन होना और इस तरह से डॉल्स हम बना पाए और उनको पसंद आए, वो उन्होंने वहाँ डिस्प्ले किया। तो ये सब एक पैसे तो मिलना ही था सर, वो मिल भी गए। मगर जिस तरह से उसके अंदर हमने हमारा सब कुछ लगा दिया था। खून पसीना, हमारी मेहनत जो भी है, सब कुछ उसमें लगा हुआ था। और इतनी मेहनत लगाने के बाद जब रिजल्ट अच्छा आया कि वहाँ पे लोगों ने सराहा, जिन्हें हमने भेजा उन्हें भी बहुत पसंद आया, तो वो एक अलग सेटिस्फेक्शन होता है। तो इवन प्रधानमंत्री भी अप्रिशिएट कर रहे थे इस बात को, इस डॉल को लेकर, इन डॉल्स को लेकर। कल्चर की बात कर रहे थे हम लोग। इंडियन कल्चर सबसे बेस्ट कल्चर है, वर्ल्ड का सबसे पुराना प्राचीन कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है, फिर हमारे ट्रेडिशंस है कुछ। इन सारी चीज़ों को आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा, तब कहीं आपने डॉल्स बनाए, या फिर बाद में आपके ऑर्डर के हिसाब से आपने बना दिया? मैं भारतीय संस्कृति से पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ सर। मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस बात से। और मैंने जब ये शुरू किया अभी 12-13 साल पहले, आर्टिफैक्ट नाम से एक छोटा सा यूनिट जो शुरू किया, उसका उद्देश्य मेन यही था कि हमारा इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस, जो रिच हेरिटेज है, इसे हम प्रमोट कर सकें, जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकें। क्योंकि डॉल्स के थ्रू मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह हम उसको दर्शा सकते हैं, एज ऑथेंटिक एज उसके फैब्रिक से लेके, उसकी ज्वेलरी से लेके, फेशियल एक्सप्रेशन से लेके, सब कुछ हम बहुत अच्छी तरह से वो दिखा सकते हैं। तो पहले से ही, बचपन से ही मुझे थोड़ा हमारे जो मंदिरों के जो शिल्पकलाएँ थी, या राजा रविवर्मा के पेंटिंग्स हो गए हल्दी करके, ऐसे जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स है, मैं मॉडर्न आर्ट से बहुत कम जानकारी रखती हूँ, मगर इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट्स जो हैं, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और मैं पहले से ही बहुत रुचि लेती थी, तो शायद वो अभी काम में आया। और हर जगह जाने का, लोगों को देखने का, या उस जगह लोग किस तरह से रहते हैं, इसका अभ्यास करने का भी मुझे बहुत शौक था। तो आपने कुछ फोक डांसेस को लेकर, फोक स्टोरीज को लेकर कुछ इंस्पायर हुए आप, तब कहीं ये बनाए? बिल्कुल, क्योंकि जो फाइनर डिटेल देखना, चाहे वो नेकलेस हो या पीछे वेनी हो, या जो भी उनका कलर ऑफ द ड्रेस का, ये एस्थेटिक सेंस आपका परफेक्ट है। तो इसमें कितना टाइम लग जाता है आपको स्टडी करके फिर हिसाब से करना? अगर कोई पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर ट्रेडिशन को हमको दर्शाना है, तो समय तो लगता है, उसके बारे में पूरा हमें पढ़ना पड़ता है। एक्चुअली मुझे लगता है ये अभ्यास सिर्फ एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है, कंटिन्यूस चल रहा है इतने सालों से, जो हम इसमें रिसर्च हो ही रहा है। साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर में अलग अलग ऐसे फोक डांसेस को हमेशा हर साल इनवाइट करते हैं। ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला करके, जो यहाँ SCZCC में, वहाँ पे उन लोग ये फोक डांसर्स को, ओरिजिनल आर्टिस्ट को बुला के फोक डांसेस परफॉर्म करवाते हैं। तो वहाँ भी मैं हमेशा जाती हूँ, और तो दिमाग में वो कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट रहता था। और इतनी तरह तरह के जो उनके कॉस्ट्यूम्स रहते थे, या उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते थे, और उनके ज्वेलरी, हर चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव रहता था। तो मैं बहुत बारीकी से देखती थी ये सभी चीज़ें, और बहुत अच्छा मौका भी मिला था SCZCC में ऐसे आर्टिस्ट लोगों से मिलके उनका आर्ट देखने के लिए। और जहाँ भी जाती थी, तो वहाँ के लोगों का किस तरह से रहना है, किस तरह वो कपड़े पहनते हैं, किस तरह से बातें करते हैं, या उनका कैसे बॉडी एक्सप्रेशंस किस तरह होते हैं, ये भी पूरा जनरली मैं ऑब्जर्व करती हूँ। एक प्रकार से पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे जो आए वहाँ पर। जी, वो पूरे कम्युनिटी की आइडिया आ जाती थी। जी बिल्कुल। बाहर से अभी ये जो डॉल्स देख रहे हैं हम लोग इस टेबल पर, तो हमको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट दिख रहा है, लेकिन यू नो बेटर कि आपने इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ किया, क्यों ये मटेरियल यूज़ किया, क्या फ़ायदे है इस मटेरियल का, किस किस चीज़ का बना हुआ है, वो ज़रा बताइए।
मटेरियल के बारे में एक्चुअली देखो तो पहले जैसे मैंने कहा अभी कि माँ जो बनाती थी डॉल्स तो कपड़े के बनाती थी, कपड़े को सिल के उसमें रुई भर के बनाया जाता था। फिर जब हमने देखा कि वो मैले होने लगे, इन्हें ज़्यादा टिकते नहीं थे, तो फिर हम सोच रहे थे कि कुछ और मीडिया यूज़ करें। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सोचा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, क्ले हो गया और लकड़ी हो गया, मिट्टी, हाँ मिट्टी भी हुआ। तो ऐसे कई चीज़ों का हमने सोचा कि उससे बना सकते हैं क्या, बट देन ये पेपर पल्प का जो आइडिया था वो बहुत अच्छा लगा। तो पेपर मैट से भी हम बना सकते हैं। एक तो रिसाइकिल होता है, पेपर्स न्यूज़पेपर्स का ही बनाते हैं हम इसको, और दूसरी बात है कि काफ़ी हल्की होती है पेपर की होने की वजह से, और मैक्सिमम इको कॉन्शियस है इसमें, यानी पूरा केयर लेता है। जैसे इसमें सिर्फ न्यूज़पेपर और अभी जो हम यूज़ करते हैं वो डिंक बोलते हैं, जो गम होता है बबूल ट्री का, हाँ वो गम एक नेचुरल प्रोडक्ट है। तो वो, और थोड़ा सा फाइनल फिनिशिंग के लिए हम लाइम या फिर ये मार्बल पाउडर यूज़ करते हैं, जो ये चिकनाहट जो आती है स्मूथनेस के लिए। और अंदर पेपर मैश का ऐसा है कि डायरेक्ट ऐसे बना नहीं सकते हैं, उसको कुछ ना कुछ रीइंफोर्समेंट लगता है या तो फिर मोल्ड से बनाया जाता है। तो जैसे आपने देखा हो कश्मीर के जो बनते हैं, बहुत सारे लैम्प्स हो गए या बॉक्सेस बनते हैं, वेरी फेमस, पूरा इंटरनेशनली फेमस है, वो भी पेपर मैश के होते हैं, पर वो पूरे सांचे से बनते हैं। वैसे ही फ्री हैंड है, एक प्रकार सांचा नहीं है। जी, सांचा नहीं है, ये पूरा हाथ से बनता है। मतलब ये इसमें पहले ये जो लकड़ी का बेस लिया जाता है और उसके अंदर पूरा वायर फिक्स करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर। फिर वो वायर के ऊपर हम पेपर मैशी अप्लाई करके पूरा बॉडी का शेप देते हैं, और पहले पेपर लपेटते हैं, उसको थोड़ा सा शेप देते हैं, फिर उसके ऊपर पेपर मैशी लपेटते हैं, अप्लाई करते हैं। पेपर मैशी अप्लाई करने के बाद में, पेपर मैशी इज ओनली पेपर एंड गम, वो दोनों को मिक्स किया जाता है। यानी पेपर को पहले तो हम भिगा के उसको सड़ा के लिटरली ट्रेडिशनल वे में उसको रगड़े पे पीसते थे, प्रेशर कुकर में स्टीम देकर जी। मगर अभी हम लोगों ने एक छोटा सा मशीन लिया जहां हम डायरेक्ट पेपर को पाउडर कर लेते हैं, और पाउडर और ये गम मिक्स करके उसका लोई बन जाता है, पूरा डो बन जाता है, और उससे फिर हम लोग इसका शेप देते हैं जी। तो बस वो वायर का फ्रेम बना के उसके ऊपर ये पेपर मैशी अप्लाई करते हैं, और उससे पूरा शेप देके उसको घसाई करना पड़ता है, ऐसे 3-4 बार अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके ये शेप आता है। फाइनली क्लोथिंग जो होता है इसका जी, तो वो आप यहाँ जो दिख रहे हैं यहाँ पर गुड़िया के ऊपर जो सजा है जी, आपका एस्थेटिक सेंस दिखता है उसमें कि कितना ग्रेट है आपका जी। एक्चुअली पेपर मैशी बहुत अच्छा मीडिया इसलिए भी लगता है क्योंकि हम उसको बहुत बारीकी से बना सकते हैं, और ये टूटता नहीं, दे आर ड्यूरेबल ऑल्सो। मिट्टी में भी बना सकते हैं, मगर मिट्टी बहुत जल्दी ब्रेकेबल, अगर बाय चांस गिर गया तो क्रैक हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं, जनरली नहीं होता है, बट डिपेंड करता है कितना फोर्स। ऑब्वियसली नॉर्मल सर्कमस्टेंस, ऐसे नॉर्मली अभी ऐसे गिरेगा तो नहीं क्रैक। आप एक साउथ इंडियन हो जी, तो साउथ इंडिया में एक बहुत फेमस है डॉल का एग्जीबिशन करते हुए हर घर में जी, तो क्या गोलू बोलते हैं इसको, गोलू, हाँ जी। और साउथ के कई इसमें देखा स्टेट्स में जी, तो वो आपको यहाँ कितना काम आ गया ये एग्जिबिट करते हैं? पहले तो अंदाजा नहीं था कि लोग इतना पसंद करेंगे और वो गोलू के लिए हमारे डॉल्स जाएंगे करके, बट जब हम बनाने लगे और लोगों को देने लगे, फिर ये पता चला कि जो लोग गोलू रखते हैं वो इन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि गोलू में जनरली अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर को दर्शाया जाता है। सो हम लोग माइथोलॉजी पे भी काफ़ी बनाते हैं, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, या जो भी भगवान के हैं, राम सीता लक्ष्मण जी, और शिव परिवार हो गया, ऐसे कई देवियों के, गणेश जी के, इनके सब के इमेजेस ध्यान में रहता है। हाँ, वो हम बनाते हैं। तो लोगों को स्पेशली गोलू के लिए वो काफ़ी पसंद आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो स्पिरिचुअल बेस्ड रहता है और कल्चरल ये दिखाना होता है। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के जो जाते हैं तो गोलू के लिए डिमांड ज़्यादा रहता है, बट देन काफ़ी जगह जैसे ये भरतनाट्यम के अरंगेट्रम्स होते हैं, रंग प्रवेश जो कहते हैं, तो वो पोजेस, वो स्टाइल्स, हाँ पोजेस, तो जो लोग वो परफॉर्म करते हैं, उन लोग जिस तरह से जो उनके पोजेस होते हैं,
या जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स, कलर्स के जो कॉस्ट्यूम पहने थे, तो हम लोग बिल्कुल वैसे ही उनको बना के देते हैं। इमिटेट करते जी, तो उनको रिटर्न गिफ्ट्स के लिए, फिर वेडिंग में, शादियों में भी पूरा शादी के जो रिचुअल्स होते हैं उसके ऊपर हम बनाते हैं। तो शादियों में आजकल डिस्प्ले करते हैं, बर्थडेज पे डिस्प्ले करते हैं, बेबी शावर्स पे होता है। तो डॉल मेकिंग एक बहुत अच्छा हॉबी बोलेंगे, हॉबी बोलिए, प्रोफेशन में बदल सकते हो। बहुत अच्छी तरह से बदल सकते हैं और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मुझे जिसका अंदाज़ा नहीं था जब शुरू किया, कि पहले तो हम सोचते थे कि डॉल एक अपना कल्चर दिखाता है एंड किसी को हम गिफ्ट दे सकते हैं, मगर इतने कई उसके यूज़ हो सकते हैं या उपयोग हो सकता है या फ़ायदे हो सकते हैं, जहाँ लोग इतनी अलग अलग तरीके से पसंद करते हैं। Only when you get deeper into it तो आपको समझने लगता जी है बिल्कुल, क्या है। जी, मार्केट कहाँ है तभी समझ आपने में कहा कि आपकी मदर एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही है जी, आपके लिए। जी, इंग्लिश में कहावत है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। यस, उल्टा कर रहा हूँ मैं, नहीं बिहाइंड एवरी वो भी सक्सेसफुल सही है, वुमन देयर इज अ मैन। वो भी सही है सर, क्योंकि इतना जब चलाना है, अभी जो लेडीज सबको सिखाना है, तो परिवार का बहुत अहम रोल बनता है, हिस्सा बनता है कि उनके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। भले ही फिजिकली डॉल्स ना बनाए हो, मगर मोरल सपोर्ट काफ़ी रहता है। तो नॉट मेरे हस्बैंड का तो है ही, मगर मेरे पूरे फैमिली का मैं कहूँ कि सभी का सपोर्ट है। सभी मुझे हमेशा एनकरेज करते हैं कि ये बनाया जाए, जिस तरीके से भी वो सपोर्ट कर सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं, मुझे मिलता है। मगर फिर भी मेहनत इसमें इतनी ज़्यादा लगती है, तो सभी को ही मेहनत करना ही पड़ता है। तो अभी मेरी बेटी भी इसमें है, वो हाँ इन्वॉल्व है। वो भी देखती है कि इसको किस तरह से मार्केट करें, या आई रियली विश कि मेरी बेटी इसको आगे ले जाए। जी जी। करंट एक्टिविटीज की बात करें तो क्या करंट एक्टिविटीज आपका क्या है? मतलब पार्लियामेंट में तो आपने नाम चमका दिया। व्हाट अबाउट अदर एक्टिविटीज? मेरा मेन पूरा जितना भी वर्कशॉप में जो बनता है, ये पूरे पेपर मैशी के ही डॉल्स बनाते हैं, और अलग अलग जगह से हम अलग अलग तरीके के डॉल्स, हमको ऑर्डर्स मिलते हैं, जो ऑर्डर्स मिलते हैं उसी पे बनाती हूँ। बेसिस हो गया। जी, तो जैसे अभी हमने राजा रवि वर्मा के पेंटिंग्स जो थे, तो वो पेंटिंग्स को हमने डॉल्स में कन्वर्ट किया और उसको बनाया। जो म्यूजिशियंस हैं, जो त्रिमूर्ति कहा जाता है, त्यागराज और दीक्षितर, ये जो साउथ इंडिया के हैं, उनके हमने बनाए हैं। फिर वैसे ही हिस्टोरिकल में जैसे राजाएं हैं, जो शिवाजी महाराज हो गए, राणा प्रताप जी हो गए, चोल राजा हो गए, तो इनके भी हमने बनाए। डांसर्स में क्लासिकल डांस फॉर्म्स में नवरसास करके एक बहुत स्पेशल डांस होता है, जिसमें 9 इमोशंस को डिपिक्ट किया जाता है। तो ये जो 9 रसों को जो जैसे दिखाते हैं, तो वो पूरे हम डॉल्स में पूरे इमोशंस और एक्सप्रेशंस के साथ लेकर आते हैं। तो वो भी हमारा अभी चालू है बनाना। It really takes a talent like you to come out with these ideas. ये तो शायद मुझे लगता है धीरे धीरे हम लोग को अनुभव मिलते रहता है, और शायद हर डॉल, पहले डॉल से दूसरा डॉल शायद अच्छा बनते रहता है। तो आपने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आप उसको सपोर्ट करते हैं। आपको लगता है कि इस प्रोफेशन से, इस हॉबी से वुमेन एम्पावरमेंट को एक बूस्ट मिल सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास जो असिस्टेंट्स करके जो काम कर रही हैं, तो सारी महिलाएं हैं, और उनको हमने शुरुआत से जैसे स्किल्स डेवलप किए हैं। तो अभी मेरे ख्याल से मैं पिछले 10 साल से तो देख रही हूँ, 10-12 साल से, उनमें जो बदलाव आया है, जो पहले जो इतनी जानकारी नहीं रखते थे, मगर आज उनको एक कॉन्फिडेंस आया अपने आप में कि हम कुछ कर सकते हैं, या उनके अंदर के जो टैलेंट्स हैं उनको हम बाहर लाने की कोशिश भी कर रहे थे। तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि यहाँ कुछ वो अपना कर सके, या अपने अंदर की जो कला है उसको थोड़ा सा ला सकते, बाहर लेकर आ सकते हैं, एंड इम्पोर्टेंटली अपने पैरों पर खड़े रहे। जी, पूरी, क्योंकि कमा भी रही हैं, तो अपने पैरों पे फिनेंशियली ऑल्सो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, और मुझे लगता है फिनेंशियल से ज़्यादा अपने आप में जो पर्सनालिटी उन लोग डेवलप कर रहे हैं, या जो स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, मुझे उसके लिए बहुत
बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी अच्छे से, काफ़ी इंटरेस्ट लेके वो लोग सीख रहे हैं इस बार। एंड डेफिनेटली जब इंसान आगे जा सकता है, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ता है, उनकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, तो एम्पावरमेंट तो होनी ही है जी। और मिनिमम इन्वेस्ट करना है, मिनिमम इन्वेस्ट करना है। और मैक्सिमम आउटपुट। हाँ बिल्कुल। और जो महिलाएं जो आसपास में रहती है, तो उनको, उनके लिए बहुत एक अच्छा, हाँ, हाउसवाइफ्स के लिए पड़े जी, हाउसवाइफ्स के लिए, क्योंकि वो कहीं ज़्यादा दूर जाके ऑफिसेस में काम नहीं कर सकते, या उनका एजुकेशन बैकग्राउंड इतना नहीं होगा जो बहुत बड़े ऑफिसेस में ऐसे काम कर सके। और एट द सेम टाइम उन लोग घर के जो डेली वर्कर्स जैसे भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर का माहौल ऐसा वो होता भी, है। हाँ। तो ये जगह उनके लिए बहुत परफेक्ट लगता है उन्हें, क्योंकि यहाँ सब महिलाएं होती हैं, एक सिक्योर्ड फीलिंग होती है, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट होता है, एक अच्छा एम्बियंस होता है, सभी साथ में रहते हैं, एक अच्छा फ्रेंडशिप का माहौल वहाँ पे बनता है। तो महिलाओं के लिए भी बहुत उनको फ्रीडम है पूरी तरह से कि एट लीजर, वर्क एट होम, वो जी टाइप हो गया। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने जो प्रोफेशन की बात की, ये पेंटिंग की बात की वगैरह, जी, तो एनी इंसिडेंट आपके लाइफ में या इस प्रोफेशन को लेकर हुई जो आप बताना चाहोगे दर्शकों को? कई घटनाएं हुई, जैसे मैंने कहा नॉर्वे गई थी, तो वहाँ पे जिस तरह का रिस्पांस मिला देख के मुझे इतना खुशी हुआ कि, और मैंने सोचा नहीं था कि अपने इंडियन कल्चर को लोग इतना देखेंगे। जब मैं इटली गई थी एग्जीबिशन के लिए, तो वहाँ पहली बार ये महसूस किया कि लोग आके ओ दिस इज रामा, शिवा, यानी उन लोग को सब भगवान के नाम तक के पता है। इवन डांसर्स कौन से डांसर, ये भरतनाट्यम करके बोलते थे वहाँ के लोग, या उन्हें ये पता था कि ये कथक डांस है, या जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले थे जी, तो वो लोग खुद आके बोलते थे कि हाँ ये बहुत सुंदर बनाया, हम इसको सीख रहे हैं। तो वहाँ के लोग इंडिया आके या ऑनलाइन, वो साल में 3-4 बार यहाँ आते हैं, यहाँ 1-2 महीना रहते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कि कई लोग नागपुर भी आके यहाँ पे तबला और सितार का शिक्षण ले रहे हैं वहाँ से आके। तो यू शुड बी गिवन सम क्रेडिट मैडम, कि आपने कम से कम अपने जो परंपरा उसको बाहर भी देशों में फैला है, और वो लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। जी, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि ये कुछ उनके पहचान का था, तो उन्हें बहुत पसंद आया। एंड जहाँ भी मैं गई अभी तक, जैसे ऑस्ट्रेलिया या और कई देशों में भी हमने ये डॉल्स को रखा है। गवर्नमेंट के ही एग्जीबिशंस होते थे अलग अलग जगह, तो हर एग्जीबिशन में मैंने देखा कि वहाँ लोग बहुत ज़्यादा अपने कल्चर को अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब उन्हें बहुत पसंद आते हैं ये डॉल्स काफ़ी, और खरीदते भी हैं। इंडियन कल्चर हैज इट्स ओन प्लेस इन द वर्ल्ड, सोसाइटी एट लार्ज। जी जी। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो कुछ मैसेज अगर देना चाहोगे? ऑफ कोर्स आपका ये टॉक पूरा मैसेज ही था एक प्रकार से, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहोगे तो दर्शकों को दीजिए। मैसेज मैं देने इतना तो शायद नहीं हूँ, मगर फिर भी मुझे जो लगता है मैं कहना चाहती कि लगन होना चाहिए हर इंसान को। जो भी चीज़ हम करते हैं पूरे दिल से करें। सफलता तो मिलनी ही मिलनी है अगर जो मेहनत हम लगा सकते हैं, जो लगन उसमें लगा सकते हैं, और एक आइडिया होना चाहिए, एक विज़न रहे कि हम क्या करना चाहते हैं। तो पहले से, अगर बहुत बार मैंने देखा है कई लोग स्पेशली इन हैंडीक्राफ्ट्स, तो एक क्राफ्ट करेंगे, थोड़े दिन वो करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरा क्राफ्ट लेते हैं, वो छोड़ देते हैं। मतलब स्टे फोकस्ड। जी, मेरा ये बोलना है कि फोकस रहे, उसको परसिवरेंस होना चाहिए, मतलब कंटिन्यू करना चाहिए। भले ही उसमें ऊपर नीचे होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कई मुश्किलें भी आती हैं, मगर उन सभी को बाजू रख के अगर हम पूरे लगन से, पूरे दिल से अगर उसे कंटिन्यू करें, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सफलता मिलनी है। सफलता सिर्फ पैसों के मामले में ही नहीं, वो तो आएगी ही आएगी, मगर सबसे ज़्यादा आपके दिल को जो सेटिस्फैक्शन होता है कि हम कुछ कर रहे हैं और किसी के काम आ सकते हैं। जैसे आज मुझे इस बात की खुशी है कि ये आर्ट हम कर रहे हैं, इसको हम डेवलप कर रहे हैं। डॉल मेकिंग पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रचलित था, हर घर में लोग किया करते थे, मगर आज आप देखेंगे कहीं डॉल मेकिंग नहीं होता है। पर इस डॉल मेकिंग को एज अ प्रोफेशन हम ले जा पा रहे हैं, इसकी भी खुशी है।
तो कोई भी आर्ट जब मैंने बगैर कहीं प्रशिक्षण लिए इसे एक हॉबी की तरह से लेके उसे ट्रायल एंड एरर बेसिस पे इसे आगे लेकर गए, तो आप लोग भी जरूर कर सकते हैं या कोई भी कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सो इन शॉर्ट आपका कहना है कि 3D होना जरूरी है, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, डेडिकेशन। जी एकदम सही। और वो आप प्रोफेशन में चमकोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग। थैंक यू सो मच।